हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हाई रिस्क कब हो जाती है? या तो बेबी या मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो। कोई मेमोरेबल केस जो आप बताना चाहेंगे, जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत सारे हैं। Any one of them. हमारी एक नोन टू ही है, तो उनका अचानक फोन आया कि अमिता मैं बॉम्बे आई हूँ। PCOS क्या है, इतना कॉमन क्यों हो गया ये? सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि ये कोई सर्जिकल डिजीज नहीं है कि इसको हम सर्जरी करके ट्रीट कर सकते हैं। एक कपल अगर प्लानिंग कर रहा है और कंसीव नहीं कर पा रहे, तो कब उन्हें डॉक्टर विजिट करना ये भी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लेट मैरिजेस हो रही हैं, फिर लेट प्लानिंग्स हो रही हैं, और जब प्लान करते हैं, प्लान किए हुए 2-3 महीने भी नहीं हुए, पहुंच गए मैडम हमें 2 महीने हो गए ट्राई करते हुए। पोस्ट डिलीवरी ये सी सेक्शन और नॉर्मल दोनों के सेम है? यस, फॉर एवरीथिंग इट इज द सेम। लाइफ में क्या फर्क आता है जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और जिसका सी सेक्शन हुआ है? लेटर लाइफ आई डोंट थिंक इट इज मच ऑफ अ डिफरेंस। अगर फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई तो दूसरी सिजेरियन नहीं होगी? नो। जब किसी बच्ची को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एक मदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसको किस तरह उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए? पहले तो अगर पीरियड्स थोड़ा जल्दी आ गए तो मदर को घबराना नहीं है। कॉमन मिथ कौन सा आप आज तोड़ना चाहेंगे अबाउट पीरियड्स? पीरियड्स आना भी इतना बुरा नहीं है जितना उनके लिए ये समझना है कि अब हम मतलब जो अछूत हो गए। आपको तो पता होता है ना लड़की है या लड़का? नो 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 नो। स्वागत है आपका विचार विमर्श विधि में, और ये पॉडकास्ट मदर्स डे स्पेशल होने वाला है। और आज हमारी गेस्ट वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मदर बनने का सुख दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने शायद इसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। ये वो डॉक्टर हैं जिनके खुद के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, और सिर्फ एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक अच्छे इंसान की तरह हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं। ये खुद एक माँ हैं और बहुत सारी माँओं के जीवन को आसान बना रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिता ढाकर, जो कि हैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट है। स्वागत है डॉक्टर अमिता आपका। थैंक यू सो मच। तो अमिता जी, आपके परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं था, तो कैसे डॉक्टर बनने की राह आपने चुनी? ये सपना आई थिंक मैं बॉर्न हुई उससे पहले ही इस दुनिया में आ गया। मेरी मदर ऐसा सोचती थी कि अगर बिटिया हुई तो वो डॉक्टर बनेगी। वाओ। और ऑल्दो माय दादाजी वाज अ गुड प्रैक्टिसिंग लॉयर, पर उस जमाने में हॉस्पिटल्स होते नहीं थे। आई वाज ए होम डिलीवरी, बट देन व्हेन आई वाज बॉर्न, मतलब शी हैड मैनिफेस्टेड, जो आजकल मैनिफेस्टेशंस चल रहे हैं दुनिया में कि यू मैनिफेस्ट एंड दैट हैपेंस। सो आई थिंक उनका मैनिफेस्टेशन ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनकी बिटिया हुई और वो डॉक्टर भी बन गई। नहीं, तो ये क्रेडिट तो डेफिनेटली आपको जाता है, क्योंकि बहुत से सपने देखते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेडिकल फील्ड जैसा इतना चैलेंजिंग और लंबा करियर पाथ चुनना, कभी आपके मन में कोई डाउट या डर नहीं आया? डाउट तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि बचपन में मम्मी ने ये, जब से मैं समझदार हुई, दिमाग में ये था ही कि डॉक्टर ही बनना है, कोई और चीज़ सोची ही नहीं गई घर में। आजकल थिंग्स आर डिफरेंट, हम अपने बच्चों के लिए सोच नहीं पाते हैं। पहले तो डॉक्टर वकील इंजीनियर चलता था जब हम छोटे थे, तो मम्मी ने सोचा डॉक्टर बनना है और हमने उस हिसाब से पढ़ाई करते गए। तब तो रैंक्स चलती थी जो आजकल नहीं है स्कूल्स में। तो मम्मी हमेशा फर्स्ट रैंक ही लाना वाला एटीट्यूड था घर में। और आई थिंक आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ ऑल्सो। मुझे याद है मैं कहीं भी ट्रैवल करती थी तो बुक्स लेके जाना। सो मेरे लिए कभी वो डिफ़िकल्ट नहीं था, पढ़ना है करके। और हाँ, लंबा करियर की बात करें तो इतना सोचा ही नहीं हमने कि बहुत लंबा करियर है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। पहले तो PMT होता था, तो PMT की तैयारी करनी थी, वो क्लियर हो गया। MBBS शुरू कर दिया, तब वहाँ पता चला कि अभी PG भी करना है। तो इट वॉज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हाँ, चैलेंजिंग एक टाइम आया जब व्हेन आई वाज इन 4th ईयर, आई लॉस्ट माय मदर। शी हैड कैंसर एंड आई लॉस्ट हर, एंड वो मेरी बहुत बड़ी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थी। बट देन फैमिली सपोर्ट, पापा वाज देयर, एंड देन वो जो उनकी शायद मैनिफेस्टेशन थी वो मेरे अंदर रही, और मुझे पता था कि आगे पढ़ना है, अभी हम छोड़ नहीं सकते इस रास्ते को बीच में। सो इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज वी नेवर नो कि कौन सी ब्रांच मिलेगी अपने को। सो आई वर्कड हार्ड, और गॉड फेवर्ड, एंड पेरेंट्स, माय फादर एंड माय रिलेटिव्स एंड एवरीवन सपोर्टेड, एंड I got through my PG and became a gynecologist. आपने काफ़ी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स को चुना अपनी पढ़ाई के लिए, लाइक KGMU लखनऊ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो आपको लगता है कि एक सही इंस्टीट्यूट भी करियर को शेप करने में आपको very important it is. Definitely, because these are the institutes which are tertiary referral centers and all kind of high risk patients come here. So
एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप उस इनिशियल लेवल से हो जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग अपने साथ चलता है. एंड द टीचर्स देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दे आर वेरी नॉलेजेबल. तो देखिए हर डॉक्टर है, बट दे ऑल्सो टीच यू हाउ टू डील विद द पेशेंट, टू manage the patient with right protocols. That is the most important. Do no harm to the patient. आप अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो उसका नुकसान भी नहीं करना है. और when not to operate is also very important. So many a times there are problems in which medical management also works along with surgical options also. So किस तरह से आप पेशेंट को मिनिमम इंटरवेंशन के साथ ठीक करोगे. So these institutes polish you in a very nice way. ट्रू. तो अच्छा, आप डॉक्टर बनने वाले हो, ये तो आपके जन्म से पहले तय हो गया था. लेकिन गायनी बनने वाले हो, गायनिकोलॉजिस्ट बनने वाले हो, ये कब डिसाइड हुआ? सो ये डेफिनेटली जब मैं PMT क्लियर करके MBBS ज्वाइन किया मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, तब तो नहीं डिसाइड हुआ था कि क्या ब्रांच, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग खानदान में कोई दूर दूर तक डॉक्टर नहीं था. तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि इस MBBS के बाद अभी MD MS का भी सफर बाकी है. जब हम वहाँ पहुंचे तो पता चला कि अरे अभी तो प्री-PG एग्जाम देना है. जो अभी हम इतने बच्चों को कंपटीशन से वहां तक पहुंचे, अब हमें डॉक्टर्स में कंपटीशन करना है. और फिर डॉक्टर्स में जो आपकी रैंक आएगी उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सी ब्रांच आपको मिलना है. ब्रांच का एक्सपोजर कब होता है? जब आप मेडिकल कॉलेज जाते हो. वरना आपको क्या पता कि एक ENT, ऑफ्था, पैथो, रेडियो, कितनी सारी ब्रांचेस हैं. सो पर जब मेरा जमाना था, आज से जो 25 साल पुरानी बात करती हूँ, तो तब डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर का मतलब सिर्फ गायनी होता था. उस जमाने की बहुत सारी डॉक्टर्स इस बात से एग्री करेंगी कि उन्होंने किसी भी फील्ड में PG किया हो उस जमाने में, चाहे वो एनेस्थीसिया में किया हो. मतलब जब मैं प्रैक्टिस में उतरी तो मैंने देखा बहुत सारे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स भी गायनी प्रैक्टिस कर रहे हैं. उसमें उनकी बुराई नहीं है, उनकी मजबूरी थी. क्योंकि एक फीमेल डॉक्टर ढूंढती थी और वो फीमेल डॉक्टर का मतलब होता था गायनिकोलॉजिस्ट. सो इट वाज नॉट डिफरेंशिएटेड कि भाई मेरी बेटी डॉक्टर है मतलब कि वो स्त्री वाली डॉक्टर है, वो डिलीवरी करेगी, वो फीमेल्स को ट्रीट करेगी. अच्छा, जब एज आई टोल्ड यू माय मदर वेंट अवे व्हेन आई वाज इन 4th ईयर, तो प्री-PG क्लियर किया. प्री-PG में मैंने भी बहुत 3-4 ब्रांचेस उठाई, सेलेक्ट हुई बार बार. सो फाइनली वो एक बहुत ही लंबी कहानी है, उसको अभी छोड़ते हैं. फाइनली आई टुक गायनी. अब गायनी लिया तब इतना नहीं सोचा था, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरी मम्मी जो ऊपर बैठी हैं, शी वांटेड मी टू टेक गायनी. वरना रेडियो, पैथो, एनेस्थीसिया सब लेके छोड़ के अल्टीमेटली आई एंटर्ड इनटू गायनिकोलॉजी. And Vinny will not believe, I'm so blessed and so happy to be a gynecologist. You know, ये फील्ड बीमारी की फील्ड नहीं है. It's not a doctor kind of a thing. Moreover, I am more of a high risk pregnancy expert. So every other day when a high risk patient delivers and you hand over the baby, the feeling of happiness, you get connected to the entire family. वो 9 महीने का टाइम जब पूरी फैमिली आपके पास आती है, आप उनसे मिलते हो, एक अलग ही कनेक्शन हो जाता है. कभी किसी की दादी से, कभी किसी के सास से, कभी किसी की मम्मी से, एंड वो लाइफ लॉन्ग चलता है. हमारा कनेक्शन भी तो वैसे ही है. आई शुड टेल यू, जब मेरी फर्स्ट डॉटर बॉर्न हुई थी तब डॉक्टर अमिता वाज वन ऑफ द डॉक्टर्स इन द टीम. 13 साल पहले की बात बता रही हूँ, और तब से वी डेवलप्ड दिस बॉन्ड. सो and I am a very बातूनी kind of a doctor. मुझे तो मजा आता है to get connected with people. So मेरे को लगता है इससे बेटर मेरे लिए कोई और स्ट्रीम हो ही नहीं सकता था. I know it has emergencies, I know it has stress, क्योंकि सिर्फ मदर नहीं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है. आपका मदर बेबी दोनों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको दोनों को अच्छा रखना है एट द एंड. बट the happiness which I get from this field, it is uncomparable. अच्छा, आप हाई रिस्क बोलते हो तो इस टर्म को थोड़ा समझाइए ना. हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? प्रेगनेंसी देखो, मैं सारे पेशेंट्स को बोलती है कोई बीमारी नहीं है. हाँ बिल्कुल. हाँ, it's a normal physiological process. So हाई रिस्क कब हो जाती है? या तो बेबी या मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो. अब या तो मदर में पहले से प्री एक्सिस्टिंग कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि उसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई किडनी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, या BP या शुगर की प्रॉब्लम है. बहुत सारे होते हैं जिनको पहले से ये प्रॉब्लम्स रहती हैं. वो बहुत ओबीस है,
है ना, बहुत एल्डरली है, एज बहुत ज़्यादा है, जो कि 35 इयर्स के अबाव कहते हैं हम। तो ये सारे तो प्री एक्सिस्टिंग कंडीशंस हो गए जो पहले ही बता देते हैं कि अब ये मम्मी बनेंगी तो ये हाई रिस्क में जाएंगी। पर इसके अलावा कई पेशेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं कि बीपी आ गया, शुगर आ गई, उनका प्लेजेंटा नीचे है, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो गई, ना ट्विंस कैरी कर रहे हैं, जो कि आजकल आर्टिफिशियल टेक्निक्स जो आ गई हैं टू गेट द पेशेंट्स प्रेग्नेंट, सो द चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैव इंक्रीज्ड। सो दीज ऑल पेशेंट्स कम इन हाई रिस्क कैटेगरी। एनीमिया, किसी को खून कम है ना। और फिर बच्चे में रिस्क से मतलब क्या सिर्फ बच्चे को रिस्क रहता है या सिर्फ मदर को भी? ये जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इससे बच्चे को भी रिस्क हो सकता है, मदर की लाइफ को भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ बच्चे का डेवलपमेंट भी हैम्पर होता है। और कई बार सिर्फ बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशन है कि बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा, या उसकी किडनी में स्वेलिंग है अंदर ही। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंटिन्यू तो करना है प्रेगनेंसी, पर बच्चे को अंदर कॉम्प्लिकेशन है, तो वो भी हाई रिस्क होता है। सो and these patients also at times land up in preterm deliveries. डिलीवरी टाइम के पहले हो गई, बच्चा बहुत दिन तक नर्सरी में रह रहा है, जैसे ट्विंस वगैरह में बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाती है कई बार डिलीवरी। सो आजकल NICU बहुत अच्छे हैं, तो बच्चे सर्वाइव 26-28 वीक्स वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। बट देन एट एवरी स्टेप वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। और मुझे लगता है कि इसमें पेशेंट का भी बहुत कोऑपरेशन लगता होगा। यस, सो आई नीड टू टेल यू दिस कि counseling is the most important thing in these patients. We have to make the entire family understand about the risk and the complications, and we have to tell them, भाई पहले के ज़माने में तो लोग बोलते हमारी तो सोनोग्राफी नहीं हुई और बच्चे हो गए। अब आजकल जो हाई रिस्क पेशेंट है उनके आप हर महीने करा रहे हो, हर 15 दिन में, 20 दिन में। if the baby is not developing properly तो आपको कराना पड़ेगा, या रिस्क है कि बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है तो भी कराना पड़ेगा। Then extra tests are required. So counseling is very important. And then we have to make sure कि कुछ और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, ना मदर ना बेबी को। We have to make sure कि दोनों till the time of delivery अच्छे से रहें। इनफर्टिलिटी से जूझ रहे कपल्स का सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रगल क्या होता है? सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रगल है सोशल प्रेशर। खासकर शादी हुई नहीं, 1-2 साल बीते कि फिर शुरू हो जाते हैं कि बच्चा चाहिए। ठीक है, अगर आप लेट प्लानिंग कर रहे हैं तो समझ में आता है कि घर वालों टाइम पे बोलना चाहते हैं कि भाई कर लो टाइम से, वो तो अच्छी बात है। पर जब प्लान कर रहा है कपल और नहीं हो रहा है तो फिर जो हर महीने पीरियड जाए, वो हर महीने टेंशन में अपने पास आते हैं कि अब फिर घर वाले पूछेंगे कि इस बार भी नहीं हुआ। तो ये एक फीमेल के लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। यू नो, देयर वाज अ पेशेंट 10 years ऑफ मैरिड लाइफ, पर मैं IVF तो करती नहीं हूँ, बट इनफर्टिलिटी ज़रूर ट्रीट करती हूँ। सो वो 10 years ऑफ मैरिड लाइफ, मेरे पास वो 2 महीने में कंसीव हुई। यस, सो एंड व्हेन आई डिलीवर्ड हर, दैट डे नोबडी वाज देयर विथ हर, ओनली हस्बैंड एंड दैट डिलीवर्ड लेडी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे, ना दादी है ना नानी है बच्चे की। तो दे वर लाइक, बच्चे नहीं हो रहे थे तो घर से निकाल दिया। शी वॉज फ्रॉम जबलपुर, दैट कपल, एंड इतने सीधे कपल, हस्बैंड वाइफ। मतलब कभी उसने मुझे प्रेगनेंसी में कुछ आवाज़ नहीं निकली। मेरे पास भगवान का शुक्र है कि वो 2 महीने में कंसीव हो गई, ट्रीटमेंट जो भी रहा उसका उससे। एंड आई वॉज शॉक टू हियर दैट कि हम तो, हमारे ससुराल वालों ने, जबलपुर के थे हम, बच्चे नहीं हो रहे थे तो हमें निकाल दिया। तो हम दोनों यहीं रहते हैं इंदौर में। मतलब ये बहुत बड़ा एक इमोशनल चैलेंज है कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। अगर कोई नहीं कंसीव कर पा रहा है तो भाई वो ट्रीटमेंट ले रहा है, आपको हर महीने पूछने की ज़रूरत नहीं है उससे। आपको हर जब हो जाएगा वो खुद आके आपको बताएगा कि आप कंसीव ना हो। ये भी आप जो पहले बोल रहे थे ना कि ये शहर में उतना नहीं है, लेकिन कई सारे रूरल एरियाज में या हमारे शहर में भी जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं, यू वोंट बिलीव माय मेड, शहर में भी है। हाँ, मेरे यहाँ पर एक हाउस हेल्प है, वो रोती है। पता है क्यों? क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रही है और उसको घर में बहुत बातें सुनने के लिए मिलती है। अब शी इज टेकिंग मेडिसिन एंड डूइंग एवरीथिंग शी कैन डू, बट इट फील्स बैड। And infertility treatment needs money, financial also problems are there, you know. True. Easy तरीके से हो जाए तब तो ठीक है, वरना it's a challenging thing. तो social support तो बहुत ज़रूरी है। सही बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल जो लेट मैरिजेस हो रही हैं, क्या वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक कारण है? बिल्कुल,
100%. सो पहले जब हम पढ़ाई करते थे देयर वाज अ क्राइटेरिया कि 35 के पहले हम 2 बच्चे कर लें. हाँ. आजकल शादियां ही 30 के बाद हो रही हैं. एंड एज आई टोल्ड यू, एल्डरली ग्रेविड इन इटसेल्फ इज अ हाई रिस्क thing. And then chances of not getting pregnant and fertility is on the rise. So couples शादी तो कर लेते हैं but then they want to plan late. तो उससे complication बढ़ ही जाते हैं. और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका बॉडी भी तो मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल प्रॉब्लम्स ही बढ़ती हैं. तो दिस इज डेफिनेटली अ कॉज. आपकी 15 साल लंबी प्रैक्टिस है, राइट? आई थिंक मोर देन उससे दैट. ज़्यादा? तो कोई मेमोरेबल केस जो आप बताना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत सारे हैं. एनी वन ऑफ देम. ऐसे तो बहुत सारे हैं बट आई रिमेम्बर हमारी एक नोन टू ही हैं. तो उनका अचानक फ़ोन आया कि अमिता मैं बॉम्बे आई हूँ, मेरी बहन की डॉटर है, उसकी शादी में भी मैं गई थी. तो अमिता उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहा है एंड एज यू नो माय हस्बैंड इज इन मर्चेंट नेवी. ये जिसको कॉम्प्लिकेशन चल रहा है इसके भी हस्बैंड उस टाइम शिप पे थे, वो भी मर्चेंट नेवी में. एंड अमिता इसको पानी की बहुत कमी बताइए. तो मेरा तो मन नहीं कर रहा बॉम्बे में छोड़ने का, तो मैं ले आऊँ इसको बॉम्बे, इंदौर. तो मैंने कहा बिल्कुल आप ले आओ, हम देख लेंगे यहाँ पर. तो पानी कुछ 10 होना चाहिए, तो 25 वीक्स पे पानी कुछ 6 वगैरह था. तो इट वाज वेरी वेरी लेस. एंड कुछ हमारे जेनेटिक टेस्ट होते हैं जो हम 3 मंथ्स पे कराते हैं कि बच्चा नॉर्मल है नहीं है, वो भी नहीं हुए थे उस पेशेंट के. क्योंकि अब हमें ये भी नहीं पता कि बच्चा ठीक भी है नहीं, क्योंकि पानी कम है तो बच्चे में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो अब मैंने बुला तो लिया, मैंने चेक किया, तो मैंने कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगते हैं बच्चे के लंग में चौरिटी के. ऑल्दो 26 वीक्स पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, पर मेरा ऐसा मन किया कि नहीं मैं इसको लगा देती हूँ. एंड देन आई गॉट अ स्कैन डन हियर. तो वही A56 था, बच्चा थोड़ा और जितना उतने वीक्स पे जितना वजन होना चाहिए उससे भी कम. 3 दिन बाद मैंने उसे फॉलोअप में बुलाया तो मुझे उसका फीटल हार्ट ही नहीं मिला. मैंने जब चेक किया स्टेथो से, डॉपलर से, तो मैंने कहा आप अर्जेंट जाके स्कैन कराओ. तो लाइक वो 0. इनफैक्ट आई डिड अ स्कैन इन माई OPD एंड आई कुड नॉट सी एनी पॉकेट ऑफ फ्लूइड. तो मैंने कहा तो बिल्कुल 0, बट हार्ट बीट वॉज थैंकफुली देयर. तो थैंकफुली इट वॉज देयर. तो मैंने कहा आप स्कैन एक बाहर कराते हैं एक्सपर्ट से, फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से कराया. तो दैट रेडियोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि बेटा ये तो 0 है. तो मैंने कहा एडमिट करो. अब 26 वीक्स, हार्डली 600-650 ग्राम्स का बेबी. अब आई वॉज इन सच अ डिलेमा कि मैं इसको नॉर्मल कैसे कराऊंगी, क्योंकि अभी 26 वीक्स पे तब मेच्योर ही नहीं हो सकता है. और फिर 0 लाइकर में आप इंड्यूस भी करोगे, दवा डालोगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू कम आउट. मोस्टली बेबी उस टाइम पे लाइव रहेगा ही नहीं जब तक बाहर आएगा. तो बहुत ही डिलेमा था कि प्राइमी पहला बच्चा, हस्बैंड भी यहाँ नहीं, और मौसी है, मम्मी है यहाँ पर, और मेरे लिए एक ये मतलब बॉम्बे से वो सिर्फ मेरे लिए आई. और बॉम्बे में तो उसकी विजिट दैट वाज 20th मार्च और 19 मार्च को ये सब हो गया. तो वहाँ तो वो पहुँचती जब नेक्स्ट विजिट, तो तब तक क्या ही होता. फिर हमने एडमिट किया, जो इंजेक्शन ज़रूरी हैं वो दिए गए. बहुत ही और फिर जेनेटिक हमें टेस्टिंग पता नहीं कि नॉर्मल भी है या नहीं. बच्चा इतना छोटा सा बच्चा है, मैं इसका सीजर कर दूं और बच्चा हाथ नहीं आए तो पेशेंट का अननेसेसरी सिजेरियन हो गया और बच्चा भी नहीं मिला. बट देन फिर काउंसलिंग किया और देन दे ट्रस्टेड मी ऑल टुगेदर. वॉट एवर यू से वील डू. एंड द हॉस्पिटल हैड गुड NICU, अ वेरी गुड इंटेंसिव न्यूनेटल इंटेंसिविस्ट वॉज देयर. तो वी डिसाइडेड टू ऑपरेट. बेबी केम आउट 680 या 650 ग्राम्स. मतलब यू विल नॉट बिलीव, वो बिल्कुल इतना सा बच्चा. इट सर्वाइव्ड. अच्छा. अभी तो वो 3 साल का हो गया. हो गया. उसके तो दूसरी डिलीवरी भी कर दिया. वाओ. सो देयर आर मेनी. एक पेशेंट है जिसको डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स हो रहे थे 35 वीक्स टाइम के पहले. अपन कैसे सीजर बोल दो एकदम से, क्योंकि आजकल लोग को लगता है बहुत सीजर जबरदस्ती करते हैं डॉक्टर्स. तो वो एक बार आई, मैंने वापस भेज दिया कि टाइम पूरा नहीं हुआ, मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगी. अच्छा, सोनोग्राफी में 3 लूप्स दिख रहे थे, तो मैंने कहा वेट करते हैं, देख लेते हैं. वो फिर आई. कई बार ना मैटरनल इंस्टिंक्ट पे भी जाना होता है. 10 दिन बाद के मैम नहीं ही हो रहा है मुझे, तो आई ऑपरेटेड वो 6 टाइट लूप्स ऑफ कॉर्ड. अगर उस दिन नहीं ऑपरेट किया होता तो शायद वो सेकंड डे तो बेबी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड. ओह माय गॉड. सो देयर आर मेनी सच केसेस. एक मेरा वीडियो शायद आपने देखा हुआ है, जो मेरे घर में ही आके रुके थे प्री हाँ, राइट. प्लीज आप वो बताइए ना. आपने पेशेंट को अपने घर पे ही रोक लिया, बाहर से आए थे. सो वो मेरे लिए यू नो इट वाज
लिबर्टी फॉर मी एंड प्रिविलेज फॉर मी कि मैं रोक पाई उनको। मेरा जो पुराना क्लिनिक है अभी, वो मेरे पुराने घर में है। सो वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम दैट हाउस नाउ, एंड दिस पेशेंट वाज आल्सो ओबीस और डायबिटिक, बीपी भी हाई। सो इसका भी 24 वीक्स पे हमने स्कैन किया, तो इंसिडेंटली पता चला कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। दैट इज कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। अब जनरली अगर इनकॉम्पिटेंट होता है, हम सेकेंड ट्रिमेस्टर मतलब 20 वीक से पहले स्टिच लगा देते हैं टू प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। स्टिच लगा दिया तो फिर वो बच्चा डिलीवरी यस चल जाता है। अब ये 20, एक तो 4 वीक्स, तो इस पे लगाऊं ना लगाऊं ये भी डिलेमा, क्योंकि अगर छेड़ूंगी तो रप्चर हो सकती है बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स, इन्फेक्शन के चांसेस हैं। पर वो भी काउंसलिंग करके हमने इमरजेंसी में लगाया। आई कुड डू इट, इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग सर्कलाज। आई कुड डू इट विद गॉड्स ग्रेस। फिर वो फॉलो अप करती रही, 15-20 दिन उसके और निकल गए। वहीं वो बेटमा से आती थी, तो निकल गए उसके। फिर जब नेक्स्ट स्कैन हुआ तो फिर से थोड़ा ऑस ओपन होने लगा। उसको दर्द नहीं थे, तो अब मेरा मन था कि वो इंदौर में ही रुके, वो जाए ना और ऐसी जगह रुके जो हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक हो, एक गुड NICU सेटअप, क्योंकि डिलीवरी तो टाइम के पहले होना ही पता था। तो घर पे ही रुके। मेरा घर खाली, अब वो सामने बैठी है, मैम हम कहाँ रुकेंगे, अब मैम 1 महीने के लिए हमें कौन रूम देगा। मैं गई, पीछे खाली पड़ा है, तुम यहीं रुको, आई विल बी मोर देन हैप्पी। रोज आके मुझे यहाँ चेक करा लिया करना। वाओ यार, वाओ। एंड यू नो 20 डेज और निकले उसके, जस्ट बिकॉज आई मेड हर स्टे हियर। एंड बेबी वेरी नाइसली, द बेबी वेंट वेरी वेल, नॉर्मल डिलीवरी हुई। अरे वाह। और बहुत अच्छे से, दे आर सो हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब उनसे ज्यादा शायद मैं खुश हूँ। नहीं सच में यार, डॉक्टर्स को well. भगवान का दर्जा देते हैं। और सच बता रही हूँ, मैं भी अपनी बात करूँ ना, तो हमारे पास जो हम नॉन मेडिकल लोग हैं ना, हमारे पास कुछ और ऑप्शन है नहीं डॉक्टर की बात मानने के अलावा। क्या ऑप्शन है? तो मुझे लगता है कि एक ऐसा डॉक्टर मिलना जिस पे आप पूरा भरोसा कर सको, ये सबसे बड़ी चीज होती है। वैसे ना मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, हर डॉक्टर अपने पेशेंट का बेस्ट करना चाहता है। कॉम्प्लिकेशंस तो देखो, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रैक्टिस, बट व्हाट वी कैन डू इज द बेस्ट वी कैन डू। That is the only thing, with protocols, with proper management, और हो जाए तो ऊपर वाले की मेहरबानी। नहीं बिल्कुल, आप यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग हैप्पीनेस। यस। अच्छा, अभी हमने इनफर्टिलिटी की बात की, तो बहुत ज़्यादा कॉमन कुछ टर्म्स आजकल सुनने में आते हैं, PCOS, इनफर्टिलिटी, ये सब क्या होता है? थोड़ा सा PCOS क्या है, इतना कॉमन क्यों हो गया? सो PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOD भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई सर्जिकल डिसीज़ नहीं है कि इसको हम सर्जरी करके ट्रीट कर सकते हैं, और इसको हम जड़ से हटा भी नहीं सकते। आपकी जो ओवरीज हैं, फीमेल में 2 ओवरीज होती है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट हैं जो प्रॉपरली हर महीने एक फीमेल का एक ओव्यूलेट होता है, और प्रॉपर पीरियड्स आते हैं उसके बाद। तो जिसको PCOS है, कई बार उसको ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बहुत सारी सिस्ट हैं वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पाती हैं, जो उनको हर महीने डेवलप होना है। मतलब लेमैन टर्म में मैं आपको अगर समझाऊं तो इनसे बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होते हैं, जैसे सिर में बाल कम होना, पिंपल्स होना यंग एज में, पीरियड्स या तो बहुत कम होना या रुक ही जाना, सिर्फ दवाइयों से ही आना, मोटापा साथ में होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। और फिर आगे चल के इट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस इन कंसीविंग ऑल्सो। सो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट वाली बीमारी नहीं है, और दूसरा इसका जड़ से कोई इलाज नहीं है। ओनली थिंग इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसलिए लाइफस्टाइल की वजह से ही मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा वैसे तो जेनेटिक है, अगर ये है तो शुरू से रहेगा। और आजकल PCOS का इंसिडेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? मे बी देयर आर सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मे बी जो बचपन से हम खाना भी खा रहे हैं, there is food adulteration also, we do not know if it is actually healthy or not. फिर बच्चे बड़े होते हैं, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, आजकल आउटलेट्स हो गए हैं, इतना बाहर खाने का सिस्टम हो गया। हमारे ज़माने में कहाँ होता था? तो बच्चों को जंक फूड का एक्सपोजर, एंड देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल उतना कहाँ एक्टिविटी है, जो रोज़ शाम को बाहर जाके घंटों बच्चे खेला करते थे, वो भी नहीं है। So I think all these factors are contributing in increasing the incidence. True. ये प्री कंसेप्शन कंसल्टेंसी क्या होती है? Yes. और क्या प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले ये हेल्थ प्लानिंग की तरह काम करती है? जरूरी है? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इंडिया में इसका कंसेप्ट बहुत कम है। आजकल तो फिर भी पेशेंट्स आने लगे हैं कि मैडम हम प्लान कर रहे हैं तो इसलिए आए। पहले तो मैं मिलती ही नहीं थी इस तरह के पेशेंट से। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले तो आपको
ये गाइडेंस मिलेगा कि डाइट आपको कैसे मेंटेन करना है. सो यू हैव टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ जंक, जो मैं बोलती हूँ तला मीठा मैदा तो आपको अवॉइड करना है. टू मेंटेन ए प्रॉपर वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइज. अगर आप जब प्लानिंग शुरू करो तभी से अपना वेट चेक रखो. आपके BMI के अकॉर्डिंग अगर आप आसपास भी मेंटेन करके रख लो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा. फिर आपको कंसीव करने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा. और कोई एडिक्शंस जो कि आजकल पार्टिंग सिस्टम बहुत हो गया है, तो अल्कोहल, स्मोक, that you have to leave totally whenever you plan conception. वैसे तो कभी भी नहीं लेना है, पर especially when you are planning, you have to stop all kind of addictions. And then कुछ supplements जैसे कि folic acid is very important, which has to be started 3 months prior to the planning of baby. It helps in the neurodevelopment of the fetus. I know बच्चे ज़्यादा ही दिमाग वाले हो जाते हैं. आप लोगों ने मेरे को बहुत खिलाया है और मैं परेशान हो जाती हूँ कि इनको बुद्धू ही नहीं बना पाते. I know kids are so smart. Gen Z और Gen X और कौन सा. My husband always say और खिला लो और खा ले folic acid. No, but it is a must. ये तो apart from the jokes, it is a must. True. अच्छा, एक कपल अगर प्लानिंग कर रहा है और कंसीव नहीं कर पा रहे तो कब उन्हें डॉक्टर विजिट करना चाहिए? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि क्या होता है, एक तो लेट मैरिजेस हो रही हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया, फीमेल्स आर वर्किंग, फिर लेट प्लानिंग्स हो रही हैं. और जब प्लान करते हैं, एवरी अदर कपल प्लान किए हुए 2-3 महीने भी नहीं हुए पहुंच गए. मैडम हमें 2 महीने हो गए ट्राई करते हुए. सो द क्राइटेरिया इज 1 year. अच्छा. 1 year of unprotected intercourse. You have been trying and you do not conceive, then you have to visit a doctor. और आप जब प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में जाते हो तब कुछ टेस्ट हैं जैसे कि रूबेला टेस्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस टू रूल आउट थैलेसीमिया. तो अगर वैक्सीन लगाना है तो ये सब तो हम पहले ही कर चुके हैं काउंसलिंग में. उसके बाद आप शांति से 1 साल वेट कर सकते हो. बट उसके लिए भी एक और क्राइटेरिया है, आपकी एज 30-35 से कम होना चाहिए. अगर आप 35 के बाद शादी कर रहे हो तो आप 1 साल वेट ना ही करो तो अच्छा है. फिर आप 3 से 6 महीने ट्राई करने के बाद यू शुड विजिट. अच्छा. क्योंकि जो क्राइटेरियाज बनाए गए थे 1 साल के, वो राइट टाइम ऑफ मैरिज के लिए बनाए गए थे, नॉट फॉर दीज डेज जब हम लेट शादी कर रहे हैं और बहुत ही लेट प्लानिंग कर रहे हैं. प्री कंसेप्शन की बात तो हम निकली, अब चलिए हम डिलीवरी के बाद वाली बात पर आ जाते हैं. अब इसमें भी बहुत सारे मिथ होते हैं. जो घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो अलग बातें बताते हैं, डॉक्टर्स अलग बात बताते हैं, कुछ परंपराएं चल रही हैं, कुछ साइंटिफिक चीजें. आपको क्या लगता है, आप कुछ लाइनों में बताना चाहें तो आफ्टर डिलीवरी केयर कैसी होनी चाहिए? ये तो ना बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है और क्लोज टू माय हार्ट. मतलब एवरी अदर डे आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग कि आप कितना भी जब डिलीवर होता है पेशेंट, आप वहाँ जाके फर्स्ट थिंग आई से टू देम इज गिल की लौकी मूंग की दाल मत खिलाना, क्योंकि वही खिलाया जाता है. इसके अलावा कुछ खिलाया ही नहीं जाता है. हाउ कैन यू ईट मूंग की दाल डेली? हाउ कैन यू ईट गिल की लौकी डेली? तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि पहले तो ये मिथ है कि जो आप खाओगे उससे बच्चे को असर होगा. हेल्दी चीज़ों से भी उनको लगता है बच्चे को पॉटी लग जाएगी, बच्चे को सर्दी हो जाएगी. खटाई नहीं खिलाते हैं. मतलब विटामिन सी, कोविड में हम सब ने विटामिन सी खाया है. खटाई इज विटामिन सी, वो भी नहीं देना है उनको. फिर उनको कान बांध देना है पेशेंट के कि हवा भर जाएगी. फिर पानी कम पिलाना है कि पेट फूल जाएगा. सो दे आर ऑल प्योर मिथ्स. ये कुछ भी नहीं करना है. डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है. नॉर्मल डाइट ले सकते हैं. यू विल नॉट बिलीव, मेरी खुद की सेकेंड डिलीवरी के time at night I got delivered in the morning. I ate hotel ka naan and paneer. Seriously? I tell you. So if I am eating that, मतलब where is the problem? और अभी मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ वैसे. नहीं बिल्कुल भी नहीं. So I think ये बहुत बड़े मिथ हैं और ये हम नहीं समझा पाते हैं. मतलब they will say हाँ. और घर में भी तो स्वेटर पहना देते हैं और कान बांध देते हैं. Yes, every other day I have to deal with this. और वो लोग तब हाँ करते हैं, मैडम पूरा खिलाएंगे घर जाके. जब पेशेंट फॉलो अप ओपीडी में आता है, मैडम परहेज का ही खिला रहे हैं. एंड उसको टॉर्चर है ये. दैट वुमेन हु हैज जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, साइंटिफिकली यू थिंक अबाउट इट. जब मैं हमेशा बोलती हूँ जब अच्छा खाना बनता है घर में हमारे पसंद का, वी ईट एक्स्ट्रा ना. राइट. एंड वी फील हैप्पी. आप अगर आपको ऐसा खाना खिलाया जाए जो बेस्वाद है, और जब आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, आप खुद लॉजिकली सोचिए कि वो कैसे आप खा के आप इतनी स्ट्रेंथ ला पाओगे कि आप ब्रेस्ट फीड भी करा दो. जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपका वजन बढ़ गया है, आपको अपनी बॉडी अभी बहुत ही एबनॉर्मल शेप में दिख रही है, उसको भी हैंडल कर लो. और फिर आपको एक अलग कमरे में अलग कपड़ों के साथ बिठा दिया गया है. सो इसके पीछे के भी कुछ तथ्य हैं विनी. मैं आज ये यहाँ बोलना चाहती हूँ क्योंकि आई रियली वांटेड टू मेक अ रील ऑन दिस. ट्रू. कि
उस ज़माने में जो 6 वीक्स का पोस्टपार्टम पीरियड होता था, देयर वर नो पैड्स, द वाटर वॉज नॉट प्योरीफाइड, जो RO है आजकल, सो वो पानी उबालते थे ताकि वाटर प्योरीफाई हो, हाँ, और फिर उसको ठंडा करके पिलाओ। हाँ। आजकल RO वाटर है तो ज़रूरत नहीं है उबालने की, हाँ। वो अभी भी गर्म पानी ही पिला रहे हैं। हम्म, पहले के ज़माने में अलग इसलिए रखते थे क्योंकि ब्लीडिंग होती थी फॉर 6 वीक्स, तो आपके कपड़े, नए कपड़े खराब ना हो, क्योंकि उतना pads and everything, that disposal available techniques था। were not there. Now everything is there. And फिर आपको काम से बचाने के लिए वो 6 वीक्स का रेस्ट देते थे Rest. मदर को। आजकल तो यू हैव मेड इन ईच एंड एवरी हाउस, तो आपको किचन में नहीं घुसना, मंदिर में नहीं जाना, मतलब दे आर ऑल नाउ, यू नो, ये एंशियंट पीपल वेर नॉलेजेबल इनफ, दे मेड द रूल्स फॉर सम साइंटिफिक रीजंस उस जमाने के हिसाब से जो फिट बैठता था। अब हम उन्हें रूढ़िवादी तरीके से बस चला follow ही करे रहे जा हैं, रहे बस हैं, उसका logic विदाउट नहीं। थिंकिंग साइंटिफिकली कि इसके पीछे क्या रीजन। जैसे अजवाइन का पानी देना, वो ठीक है, उससे लैक्टेशन बढ़ता है, हाँ, हाँ, हाँ। पर आपको ये नहीं कि पूरा दिन आपको वही पिलाना है, सॉरी, पूरा दिन नहीं पिलाना है अजवाइन का पानी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत समझा भी चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता 100 में से 2 भी मेरी बात फॉलो करते हैं, बिकॉज दे थिंक, दादी नानी स्पेशली, बोथ मदर एंड मदर इन लॉ, बोथ ऑफ देम विल, यू नो, कोलैबोरेट। ट्रू, यहाँ पर तो मिल जाती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है यहाँ पर, बिल्कुल। और सब लोग, अब किसी की भरी गर्मी में डिलीवरी हो रही है, सब लोग AC चला के बैठे हो, उसको बोल दो कि कान बांध लो, स्वेटर पहन लो और फैन भी मत चलाओ, और छोटे से बच्चे के साथ भी यही करते हैं। ये समझाना बहुत, मुझे लगता है हमें शायद फर्स्ट डे से इसकी काउंसलिंग करना चाहिए जब पेशेंट प्रेग्नेंट होके आती है। पर दादी नानी का सीन तो एंड में ही आता है ना, फिर कुछ परदादियां भी होती है घर में, तो उनको तो समझाना और ही मुश्किल होता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो पोस्ट डिलीवरी, ये C-सेक्शन और नॉर्मल दोनों के लिए सेम है? यस, फॉर एवरीथिंग इट इज द सेम, नो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना, C-सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, ये कब तय हो जाता है? यस, सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट आते से ही फर्स्ट 6 वीक्स हमने कार्डियक एक्टिविटी चेक की और पेशेंट डिक्लेयर कर देता है कि मैडम हम नॉर्मल प्रेफर कर रहे हैं। सो प्रेफर कर रहे हैं तो प्रेफर हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। हाँ। तो 38 वीक्स तक तो डिलीवरी किस तरह से होगी इसके बारे में बात करने का मतलब नहीं है। कई बार जो जैसे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनमें कई बार प्लेजेंटा नीचे ब्लीडिंग हो रही है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन, तो हमको पता होता है कि इनको हम 36 तक भी खींच लें तो हमारे लिए बहुत है, तब तक बच्चा मैच्योर हो जाएगा, 37 तक मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद हमने कर भी दिया डिलीवर तो मोस्टली सीजर से हो जाता है। लेकिन एक नॉर्मल पेशेंट जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम जो ड्यू डेट देते हैं 40 वीक्स, तब तक हमको नॉर्मल का ही वेट करना है, हम सीजर के बारे में सोचना ही नहीं है। सो पेन्स तो 38 के बाद कभी भी आ जाते हैं, कभी 36 37 पे भी आ जाते हैं। तो मोड ऑफ डिलीवरी विल बी डिसाइडेड ओनली बाय योर पेन्स, एंड देन आपका ड्यू डेट भी निकल गया, उसके बाद आप चाहते हो कि हमें तो नॉर्मल हो, आप 2-3 दिन वेट कर लो, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनको इंडक्शन ऑफ लेबर एक चीज़ है जिसमें हम दवा डाल के दर्द बढ़ा के फिर नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। पर ये सब डिसाइड होता है टर्म प्रेगनेंसी के बाद, 37-38 होंगे एंड यू डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशन, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो फॉर नॉर्मल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल और सीजर के बारे में बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, और लाइफ में क्या फ़र्क आता है जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और जिसका C-सेक्शन हुआ है लेटर लाइफ में? लेटर लाइफ आई डोंट थिंक इट इज़ मच ऑफ अ डिफरेंस, है ना? बिकॉज जो सप्लीमेंट्स हम नॉर्मल डिलीवरी के बाद देते हैं वही हम सीजर के बाद भी देते हैं, सेम कैल्शियम टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम, एंड द डाइट, बैलेंस डाइट इज अ मस्ट। सो बैलेंस डाइट तो प्रेगनेंसी में भी, डिलीवरी में भी, वो एवरी टाइम ना, हर समय हमको भी ले रही है आज। अभी लोग ना बहुत डरे हुए होते हैं C-सेक्शन से। मेरे आसपास अगर कुछ लेडीज हैं, दे आर प्रेग्नेंट, अरे C-सेक्शन में कहा मेरे 2 हुए हैं, मुझे तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, मैं आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। एंड मोरओवर नाउ द टेक्निक्स हैव चेंज्ड। अब वो कितने टाँके आए एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाँ, अब वो गिनते नहीं है हम, इट इज ऑल डिसॉल्वेबल थिंग, सो देयर इज नो काउंटिंग एंड इट ऑल डिसॉल्व्स। कुछ भी अंदर स्टिच एक भी नहीं रहता है। जब हम सेकंड सीजर भी करते हैं तो पहला कोई स्टिच नहीं होता वहाँ पर। अच्छा, एक और सवाल, अगर फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई तो दूसरी सिजेरियन नहीं होगी? नो, ऐसा नहीं। तो उसमें एक वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिसेरियन एक चीज होती है, वी बैक जिसको हम बोलते हैं, एंड आई वाज अ गुड प्रमोटर ऑफ वी बैक। आजकल कई सारे पेशेंट पर उसके लिए पेशेंट मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो या फिर वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिसेरियन
या टोलैक भी बोलते हैं, ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन। सो ये दोनों टर्म्स हैं, और एक सीजर के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, पर उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि आपको जैसे पिछली डिलीवरी में अगर नेचुरल पेन्स आए थे और फिर या तो बेबी ने पॉटी कर लिया, बेबी फंस गया, उसके कारण नहीं हुई, तो वी कैन गिव अ ट्रायल दिस टाइम। पर ये भी सब डिसाइड होगा कब? 37-38 के बाद। इसके लिए भी हमें शुरू से बात करने का मतलब नहीं है। उसके बाद हम आपका नीचे से एक बिशप स्कोर होता है कि सर्विक्स का कैसा पतला है, मोटा है, कितना ओपन है, वो एक बिशप स्कोरिंग होती है। वी कैन चेक दैट एंड देन वी कैन सी इफ दिस पेशेंट इज अ गुड कैंडिडेट फॉर नेचुरल पेन्स। So I have done a few VBACs previously. एक पेशेंट तो कोविड टाइम की मुझे याद है, आई थिंक उसका नाम भी लूंगी तो वो शायद बुरा नहीं मानेगी, चेतना। एंड शी केम टू मी जस्ट बिकॉज शी फाउंड फ्रॉम समवेयर कि मैडम कराती हैं VBAC, और जिस डॉक्टर को वो दिखा रही थी उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो शी वॉज, मैं तो अपने को क्रेडिट देती ही नहीं हूँ, वो खुद इतनी मोटिवेटेड थी कि मैडम पहला मेरा ना पूरे पेन्स के बाद सीजर हुआ था एंड द बेबी वॉज अबाउट टू कम, इस बार मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ। एंड यू नो रात 2 बजे वो डिलीवर हुई, हस्बैंड वॉज विद अ कैमरा, सो मच सपोर्टिव हस्बैंड। अच्छा, हमको क्या डर है VBAC में कि पहले के स्टिच खुलने का एक रिस्क होता है, तो हमें बहुत इंटेंसिव मॉनिटरिंग करनी पड़ती है फीटल हार्ट की भी। वो स्टिच खुल जाए तो बेबी को भी खतरा है, माँ को भी खतरा है, तो मॉनिटरिंग ज़्यादा लगती है। बट होने को अगर राइट पेशेंट है फॉर VBAC तो हो सकता है। तो ये जो अच्छा, कैन अ फीमेल डू समथिंग टू मेक श्योर कि उसका वजाइनल बर्थ ही हो? लाइक मैंने देखा कुछ लोग पूरी प्रेगनेंसी योगा एंड ऑल दैट दे ट्राई, इससे क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ। पहले तो झाड़ू पोछा लगाया करती थी फीमेल्स, सो दे आर नॉट डूइंग दैट। हाँ, ये भी बोलते पोछा लगाओ तो तुम्हारा जो डिलीवरी है नॉर्मल हो जाएगी। सो फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती है, योर मसल्स लैक्सिटी बढ़ती है, एंड पेन्स टॉलरेंस आई थिंक ज़्यादा बेटर होता है, पर कोई गारंटी नहीं है। बट डेफिनेटली एक्सरसाइज आप जो नॉर्मल आपका रूटीन आप मेंटेन कर सकते हो वो करना है, बट इट इज़ नॉट ए गारंटी फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मेरी एक पेशेंट थी, थ्रू आउट, एक क्या कई सारे पेशेंट्स हैं जो एक्टिव रहे एंड दे वर लाइक एक्सरसाइजिंग, और वो इवन दे टुक ट्रेनर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट एंड एवरीथिंग, बट यू नो वो एंड टाइम पे ही डिसाइड होता है। हाँ। कई बार बच्चा पॉटी कर लेता है, अच्छे पेन्स आ रहे होते हैं, फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, बच्चे की धड़कन खराब हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता, अंदर कॉर्ड टाइट हो जाती है ना। तो ऐसे में रिस्क ना पेरेंट्स लेना चाहेंगे ना ही डॉक्टर लेना चाहेगा। सो नॉर्मल अपनी जगह है, वी हैव टू थिंक ऑफ सेफ मदर एंड सेफ बेबी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी हर डॉक्टर प्रयास यही करता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, बिकॉज उसका नाम उससे बनता है, ये मैडम नॉर्मल डिलीवरी कराती है। सीरियसली, और ऐसे फीमेल के लिए भी बोला जाता है, पता उसने तो नॉर्मल कराई। सो आजकल पेनलेस लेबर भी होने लगा है, एपिड्यूरल पेनलेस लेबर भी है। तो पेन्स जिनसे टॉलरेट नहीं हो रहे होते हैं एंड द थिंग्स आर फेवरेबल फॉर नॉर्मल, तो वी कैन गिव देम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जिससे कि उनको पेन्स नहीं पता चलते एंड इवन नॉर्मल डिलीवरीज आर हैपनिंग। सो आजकल तो बहुत सारा टेक्निक्स हैव चेंज्ड। अच्छा, ये तो हो गया पोस्ट डिलीवरी केयर के मिथ्स के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कौन से मिथ्स? दिस इज आल्सो वेरी वेरी क्लोज, नॉट एज अ डॉक्टर, एज अ मदर। मैं अब पहले अपना बताना चाहूँगी। व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट डॉटर, शी इज़ नाउ 14, शी विल बी 15 इन जून। सो मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग, माँ को कैसे कराओ, क्योंकि इतना हेक्टिक होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में कि हम बैठ के माँ को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं सिखा पाते। तो हमारी ट्रेनिंग तो वहीं से होती है, तो हमें भी उतना पता नहीं होता है। आई वॉज डूइंग एसोरशिप इन लेडी हार्डिंग एट दैट टाइम व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट चाइल्ड। मैं इंदौर में आके डिलीवर हुई, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई काउंसलिंग नहीं हुई, और बच्चे को 1-2 दिन NICU में रख दिया, जो कि जनरली होता है कि भाई प्रॉब्लम है। बच्चा मेरा भी इट वाज अ C-section ओनली। She was a breech baby with like a less, so I got, and my husband was not here। और फिर वो नर्सरी में रह ली, फिर बहुत डिफिकल्टी आई, तो I tried and tried, but there was no counseling done for breastfeeding and there was no support। तो मैं अपने जो कंसल्टेंट्स थे उनको फ़ोन लगाऊं वहाँ पर हार्डिंग में, और ब्रेस्ट फीडिंग को लेके वो भी कुछ बहुत गाइड ना कर पाए। फिर देयर वर कट्स इन द निपल्स। फिर आई यूज्ड टू
get so much of pain during feeding कि I used to मतलब cry literally, but I wanted to feed my baby. पर इतना कुछ हुआ कि फिर उसको कुछ वेट कम होने लगा, तो pediatrician also suggested कि आप टॉप दो, ठीक नहीं चल रहा है. So that did not go well. When I delivered my second baby, एक मन में ये इच्छा थी कि दूसरा बच्चा इसलिए करना है क्योंकि इस बार ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कराना है. तब तक मैं कंसल्टेंट हो चुकी थी और मुझे पता था कि अब कैसे सिखाना है. फिर मैंने अपने रिसर्चेस किए. फिर देयर वाज अ डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, शी यूज्ड टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग सो मच. सो आई saw that you keep learning from your colleagues and your seniors. हम पूरी डॉक्टर्स ना पूरी लाइफ सीखते हैं. आप कभी भी 100% परफेक्ट डॉक्टर नहीं हो सकते हो. आप किसी कलीग से कभी कुछ सीख सकते हो, किसी से कभी कुछ सीख सकते हो. तो मैंने ये उनसे सीखा कि हाँ, आपको ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से, मतलब बिल्कुल टॉप फीड नहीं देना है, इस तरह की बातें. बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने कि शुरू के 1-2 दिन नहीं भी आएगा दूध तो आप पिलाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बच्चा इतना अंदर से लेके आता है. तो मुझे ऐसा लगता है एक गायनेकोलॉजिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ डिलीवर कर देने तक नहीं, उसको ब्रेस्ट फीडिंग तक सिखाने तक. क्योंकि घर में भी ना बहुत सपोर्ट नहीं होता है. जो आपके साथ में रहते हैं ना, जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अगर बच्चा रोया तो बोलते तुम्हारा दूध ठीक नहीं आ रहा. दिस इज द कॉमन डायलॉग विच माई पेशेंट्स रिसीव कि तुम्हारा दूध पूरा नहीं आ रहा है. अरे पिचकारियाँ नहीं चल रही. अरे जरूरी नहीं है पिचकारी चलेंगी. इवन द ड्रॉप, if you see a single drop, that is enough. The more the baby will suck, it will be more production. जहाँ आपने एक फीड भी ऊपर का देना शुरू किया, वहाँ आपका प्रोडक्शन लेस हो जाता है. So you have to keep on giving more and more, more and more. तो 6 months तक एक्चुअली टॉप फीड नहीं देना चाहिए? नहीं, पानी भी नहीं देते हैं बच्चों को 6 months? नॉट एट ऑल. घुटी वुटी तो अब तो रेडियो में इतना अनाउंस हो गया है कि नहीं देना है, शहद नहीं चटाना है. बट जितने न्यूट्रिएंट्स मदर्स मिल्क में है उतना किसी और चीज में नहीं है. अब ये बात अलग है कि आपका बच्चा 26 वीक्स पे हो गया है तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं है. पर अगर एक फुल टर्म बेबी है which is latching properly, who is latching properly, तो definitely 6 months तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. एक वुमेन जब वुमेनहुड की तैयारी कर रही होती है वो बहुत अर्ली से शुरू हो जाता है जब उनके पीरियड्स शुरू होते हैं. और पीरियड्स को लेकर भी अब तो फिर भी लोग बहुत हद तक इस पर बात करने लगे, वरना इट हैज़ ऑलवेज बीन अ टैबू. लोग ना बात करते हैं ना खुलकर सामने आते हैं. तो कॉमन मिथ कौन सा आप आज तोड़ना चाहेंगे अबाउट पीरियड्स? To keep the girl away from kitchen and from temple. I would temple to chalo, I can't, that is a spiritual thing, I can't comment on that, but at least kitchen, that you have to ask water from your mother and in front of all the people who are in home. True. This is such a, embarrassing hota hai thoda embarrassing that girls are so small, and nowadays menses are starting very early. 9-10 years. This is the most common problem I'm seeing. कि माँ लेके आती है कि ये तो 9 साल की है and they have started menstruating. तो आप उनको अभी ये कहो कि अब तुम किचन में नहीं जा सकते, इससे ज्यादा बुरी चीज आई शुड से उनके लिए कुछ और नहीं. पीरियड्स आना भी इतना बुरा नहीं है जितना उनके लिए ये समझना है कि अब हम मतलब जो अछूत हो गए. एग्जैक्टली. सो दैट मिथ आई वांट टू रिमूव. और उसके पीछे भी मैं एंशिएंट कहानी आपको सुनाना चाहूंगी. वही उस जमाने में डिस्पोजेबल टेक्निक्स नहीं थी, पैड्स नहीं थे, तो उनको अलग. एंड देन women used to work like कुएं से पानी भरना, चक्की चलाना. तो उनको रेस्ट देने के लिए ये बनाया गया कि आप अलग रहो किचन से. अलग रहो किचन से का मतलब क्या हो गया? बाहर रहो किचन से. सो ये तो I really want कि कुछ जादू की छड़ी आए and I should stop this myth. नहीं, मुझे लगता है कि काफी हद तक चेंजेस अब चेंज हो रही है. अब लोग इस तरह से बात भी नहीं करते. पर हम शहर में रह रहे हैं. You do not know about villages still, and हमारी majority of the population is in periphery. सही बात है. वहाँ अभी भी वही है. हाँ, तो एक वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फिजिकल जो पेन होता होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर मेंटल एक स्ट्रेस आ जाता है. और एक और चीज़ हम सुनते हैं कि पीरियड्स में पेन भी होता है, सब होता है, तो क्या एक्सरसाइज या नॉर्मल रूटीन? No, you can continue with everything. If the patient is having pain तो आप उसकी सिकाई, पेट पे सिकाई भी कर सकते हैं. कुछ टैबलेट्स भी ले सकते हैं. Yeah, why not? है ना? Rather than lying on the bed the whole day, you can definitely take
medication and consult a doctor for that. आई टेल यू थ्रू आउट माई लाइफ मेरे सबसे हेक्टिक डेज ही मेरे पीरियड्स वाले डेज होते हैं somehow. कुछ स्केड्यूल ऑलरेडी फिक्स्ड है, प्लान्ड है, बना हुआ है, तो भाई आई कैन नॉट अलाउ माई सेल्फ टू रेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो आई टेक अ मेडिसिन अगर Yeah, मुझे पेन no हो problem रहा है. in that. समटाइम मैं इलेक्ट्रॉल भी ले लेती हूँ अगर मुझे लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है, बट आई कीप ऑन वर्किंग. Yes, you have to. हाँ, मगर एक्सरसाइज के लिए कई लोग मना करते No, हैं no, कि you डोंट डू can. दैट. You वी कैन डू दैट. Yes. तो जब किसी बच्ची को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एक मदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको किस तरह उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए? पहले तो अगर पीरियड्स थोड़ा जल्दी आ गए तो मदर को घबराना नहीं है, क्योंकि मदर्स रो रही होती हैं ओपीडी में आके, बच्चियां तो ठीक बैठी है, उनको टेंशन ज़्यादा हो जाता है कि अरे पीरियड्स 9 साल में आ गए, अरे 10 साल में आ गए. सो पहले तो पेशेंस रखना है, फिर काउंसलिंग. बहुत छोटे हैं बच्चे, तो किस तरह से पैड्स को अप्लाई करना है, डिस्पोजेबल टेक्निक्स, आपको हैंड वॉश करना है पहले बाद में, एवरी 6 to 8 आवर्स चेंज करना है. अगर कभी ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है तो ये समझाना है कि हमको आके बताओ क्लॉथ्स तो नहीं जा रहे हैं. अगर आपको पेन हो रहा है तो हमें बताओ. कई बार बच्चियाँ घबराती भी हैं बताने में. फिर उनको ये भी सिखाओ कि एम्बैरस नहीं होना है. अगर बच्चे खेलने भी चले गए और कभी स्टेन भी हो गया, यू जस्ट इट्स ओके, यू कैन एक्सेप्ट इट. तो रोना नहीं है, घबराना नहीं है. सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड देन डाइट, क्योंकि अब ये ग्रोइंग ईयर्स हैं, पीरियड्स भी आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, सो वी हैव टू काउंसल देम फॉर अ गुड हाई प्रोटीन डाइट. क्योंकि बच्चे आजकल जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाना ही नहीं चाहते तो अच्छा खाना. अच्छा खाना तो वो खाना नहीं चाहते. तो ये थोड़ी अब मदर्स की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि आप उनको किस तरह से खिला दो. कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर ढूंढो जो किस फॉर्म में वो खा लें, नट्स जिस फॉर्म में वो खा लें. तो ये अब हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बच्चे तो बहुत क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है. ड्राई फ्रूट्स को पीस के आटे में मिला करके और खिलाना पड़ रहा है, जूस में डाल के दे दो और समथिंग लाइक दैट. बट थोड़ा अपने को उसके लिए सजग रहना पड़ेगा मदर्स को. एंड मदर्स बहुत क्रिएटिव होती है. yes. डेफिनेटली विल फाइंड आउट वेज. yes. अच्छा, एडोलसेंस में भी क्या पीसीओएस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है? yes. So अगर पेशेंट्स यंग गर्ल्स हैं जिनका अचानक वेट गेन हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट, पिंपल्स आ रहे हैं, अगर चिन के अंदर नीचे उनके हेयर ग्रोथ दिख रही है ना, पीरियड्स इरेगुलर हैं, चढ़ के आ रहे हैं, या स्टॉप ही हो गए हैं, बिना मेडिसिन के नहीं आ रहे हैं. अच्छा. तो ऐसी कंडीशन में पीसीओएस की संभावना ज्यादा होती है, एंड यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर फॉर दैट. ये सब कुछ डाइट की वजह से? लाइफस्टाइल, डाइट. As I told you, there can be environmental, genetic factors. So exact cause to find out is difficult. But treatment is lifestyle modification. Avoid junk food, maintain a healthy diet and exercise schedule. मैं तो कहती हूँ एक्सरसाइज, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ खेलने नहीं भी जा पा रहे हैं, आप अगर उनको थोड़ा सा रनिंग की या साइकिलिंग की घर के आसपास आदत डाल दो, वो सबसे बेसिक है और सबसे अच्छा है. कुछ करना चाहिए. वो पड़े स्क्रीन ना देखते रहें. दैट इज इम्पोर्टेंट. चलिए अब आपके बारे में बात करते हैं. वुमेन बिहाइंड अ डॉक्टर. आप मेडिकल बैकग्राउंड से थी नहीं, लेकिन मैंने शादियां तो यही देखी कि डॉक्टर तो डॉक्टर से ही शादी करता है. तो आपको मर्चेंट नेवी वाले साहब कैसे मिले? दैट इज अगेन अ लॉन्ग स्टोरी. शॉर्ट में बता दीजिए. तो ही केम टू मीट मी एंड देन यू नो एक कांटेक्ट, एक कनेक्ट हो जाता है. सो वी गॉट कनेक्टेड एंड then we decided, although initial response of both of us was कि possible नहीं है, नहीं हो पाएगा, but then ठीक है, it was destined to happen and I'm happy about it. तो आपने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे तो डॉक्टर से ही शादी करनी है? No. नहीं. Somehow I used to find doctors a little boring. आप नहीं हो. अच्छा, कैसे सब कुछ मैनेज करती हो? हस्बैंड आपके 6 महीने शिप पे रहते हैं. Not exactly 6 months, 3-4 months. चलो ज़्यादा ही लगते होंगे, फील तो ज़्यादा ही होते होंगे. Then you have in-laws, you have kids, उनकी पढ़ाई और adolescence वाली एज में अब आपकी डॉटर्स भी. हाउ यू मैनेज एवरीथिंग? सो मैनेजमेंट तो थोड़ा सा आई थिंक एक इवन व्हेन राहुल इज नॉट हियर, सो एक मेंटल सपोर्ट तो है ही. एंड देन माय इन-लॉज, मेरी उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर वो मेरा एक स्ट्रेंथ भी है. क्योंकि वो हैं तो मैं बाहर निकल पा रही हूँ बच्चियों को छोड़ के. मतलब इवन इफ यू हैव मेड्स, इफ समबडी इज देयर एट द बैक, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं उतना फ्री माइंड से नहीं जा सकती थी. तो वो मेरा सपोर्ट सिस्टम वो भी है. हस्बैंड भी है. अब हस्बैंड जब 4 महीने यहाँ होते हैं तो ही इज फ्री ऑल्सो, बट कभी ऐसे कंप्लेन तो नहीं करते कि तुम इतना बिजी हो. सो कहीं ना कहीं मेंटल और हर तरह का सपोर्ट उन लोगों से है, तभी इतना कुछ कर पा रहे हैं. डेफिनेटली. और मुझे लगता है कि आप उतना ही कर पाते हो जितना आपको एक सपोर्ट
आपका सिस्टम अलाउ करता है, जितना वो exactly. अलाउ करता है बीइंग अ तो वुमेन। उसमें आई हैव देयर आर थिंग्स लाइक एज यू नो आई वाज इन मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, आई लेफ्ट दैट क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बैकफुट होना जरूरी है, आपको भी पता होना चाहिए कि आप कितना कर सकते कितना हो, कर सकते हो आपकी फैमिली को Yes. सफर कराए बिना। बिना मुझे ऐसा Exactly. लगता है कि एज अ वुमेन हमने इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है कि अगर आप घर से बाहर निकलकर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा बिजी हो, देन ओनली यू आर सक्सेसफुल। Not इफ यू आर at सिटिंग एट होम टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, योर किड्स Not एंड at all. मैनेजिंग एवरीथिंग, I really don't believe in that. आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। और आज की तारीख में इतने सारे मीडियम अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी स्किल, अपनी पढ़ाई को वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, as well as you are giving time to your kids. Yes, and that is the most important thing. True. You are a woman, you are made to do that, to take care of your family, your children. कोई और कर ही नहीं भगवान ने सकता बनाया ही आपको ऐसा है, जो हम वो कर तो सकते हैं। जमाना बदल गया और हम आगे बढ़ गए। एंड दैट इज गुड अगर हम सब कुछ कर पा रहे हैं। और दैट इज वेरी गुड, हाँ। पर वो पूरे सपोर्ट सिस्टम से ही कर पा रहे हैं। True, और कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक एवरीबडी वुड एग्री टू दिस कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारी ही हैं, और वो हम ही कर किसी सकते और की हैं। नहीं हो हाँ। सकती है, ना वो फादर की हो सकती है, ना वो ग्रैंड पेरेंट्स की हो सकती है, वो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर को ही करनी है पूरी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इस चीज़ को ग्लोरीफाई करना कि भाई बच्चे घर में आपकी नैनी के पास हैं और कुक ही खाना बनाएगी और मैं तो कभी नहीं बनाऊंगी, और मैं क्योंकि पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बाहर इस मैं चीज़ को काम शायद ही नहीं गलत, करना हाँ, चाहती हूँ। ये गलत ग्लोरीफाई किया बहुत गया गलत है। इवन अरे यू विल नॉट बिलीव दोज हु आर वर्किंग 6 to 8 in the night, they are also cooking at home and they are doing everything. I tell you, my mother, on this Mother's Day, I want to tell, मेरी मदर गजेटेड ऑफिसर रही, डिफेंस में काम करती थी और बहुत अच्छी प्रोफाइल पे काम करती थी, मगर आज भी मेरे बच्चों के लिए गुजिया भी वो बनाती हैं, हमारे लिए ही नहीं। हाँ, तो उससे तो घर की शान है। अभी मेरी मदर इन लॉ दिवाली आती है तो शी वांट्स टू मेक डिशेस एट होम, तो त्योहार जैसे लगते हैं। अगर ये हो ही ना, हाँ। हम लोग तो टाइम नहीं है, हाँ। भागते रहेंगे तो वो त्योहार जैसा इन्हीं चीजों से तो लगता है। हर चीज, इनफैक्ट उन्हें लगता है अडल्ट्रेशन बाहर पहुंच जाता है, आइसक्रीम, केक्स, एवरीथिंग वो हमारे बच्चों के लिए भी बना रही हैं, हमारे लिए भी उन्होंने सब बनाया। So whenever we have time, I think we can do that, and We should do that that. also adds happiness, बहुत बनाती हूँ मैं देता है। कभी बच्चों के लिए केक। You won't believe this summer vacation I started, मेरी elder daughter जो अब 13 years की होने वाली है, मैंने कहा चलो we'll cook together, हाँ। है ना। आज मैं घर जाऊंगी तो मेरे लिए मैंगो पुडिंग बनाने वाली है वो। तो माय एल्डर डॉटर आजकल वो सिर्फ मेरे हाथ का केक खा रही है, उसको एक नई चीज हो गई है कि मम्मा वो केक बना देना। नहीं, बहुत मुझे लगता है उससे फैमिली बॉन्ड और कनेक्ट बनता Yes, है, definitely. तो हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ना है। जो चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं उसके साथ में। तो बेटी आपको एक माँ के रूप में ज़्यादा देखती है, डॉक्टर के रूप में ज़्यादा देखती है? आई थिंक माँ वो ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगी, हाँ। पर माँ इज बेटर, क्योंकि डॉक्टर जैसा तो वो मुझे फील नहीं आता है कि उन्होंने वैसे समझा स्ट्रिक्ट तो आप पेशेंट्स के साथ भी नहीं हो, तो बच्चों के साथ कैसे हो आप? थोड़ा स्ट्रिक्ट बच्चों के साथ होना पड़ता है। होना पड़ता है। नहीं, दैट्स गुड यार, बीइंग अ मदर इज़ अ ब्लेसिंग इटसेल्फ जो हमें मिला हुआ है, और मुझे लगता है कि उस रोल को हमें सबसे पहले बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस समय जूझ रही हैं, करियर, मदरहुड, घर के बीच में, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? Balance is very, very important, and nothing of these two things is above other. Both are equally important. So ना आप मदरहुड को पीछे छोड़ सकते हो, ना आप अपने करियर को, तो आपको एक बैलेंस तो बिठाना पड़ेगा। आप वहाँ कहाँ टाइम कट शॉर्ट करना है, आपके करियर में से कहाँ टाइम कट करके मदरहुड को देना है, वो आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि एवरी लाइफ इज़ डिफरेंट, हर एक के अपने स्ट्रगल हैं। और जैसे अब आपने बोला राहुल बाहर रहते हैं, तो मुझे पता है व्हेन ही इज़ हियर ही विल टेक केयर कि उनको घुमा लाए, सब कर लिया। व्हेन ही इज़ नॉट हियर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई नई मूवी आई तो चलो, यू हैव टू टेक आउट टाइम टू टेक देम। बाकी वो है तो ठीक है कि ही विल टेक केयर। अब जिनके हस्बैंड्स यहाँ भी है तो उनको इक्वली डिसाइड करना चाहिए कि बच्चों को कौन कब टाइम दे रहा है। अगर हम दोनों ही बिजी हैं तो एक कम से कम टाइम निकाले और बच्चे को दे। करियर अपनी जगह ठीक है, और एक और बात मुझे लगती है, बच्चे चले जाएंगे, दे ग्रो सो फास्ट, करियर तो आपका बनता रहेगा। यू नो, आई वाज सो एम्बिशियस। मेरी एक जूनियर एक बार घर आई, शी सॉ मी, आज से बहुत साल पहले की बात है, दीदी आप वैसे नहीं हो जैसे आप थे। तो जो डॉक्टर का इतना स्ट्रगल करके, वो सभी बहुत एम्बिशियस होते हैं, सारे ही डॉक्टर्स एम्बिशियस होते हैं, आई बिलीव दैट।
पर एक बार आपने मदरहुड में एंट्री ले ली, फैमिली बन गई, तो आपको कहीं ना कहीं तो बैकफुट होना पड़ता है। And उसमें कुछ हमें दुख भी नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं, बड़ी खुशी से। बिल्कुल भी नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जब उनके बच्चे 20-22 साल के हो गए, सेटल हो गए, तब उन्होंने नए सिरे से अपना एक करियर शुरू करा, फ्लरिश करा। बहुत, है ना? बहुत ऐसा बहुत होता है। तो जब टाइम है बच्चों के लिए तब दे दो, देना चाहिए बच्चों को टाइम। अच्छा, मदरहुड इन वन वर्ड? रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम a woman is incomplete without that. True. सही में sometimes I see people struggling to be a parent, है ना? So common. तब मुझे लगता है कि ये कितनी बड़ी blessing है जो हमें ईश्वर ने दी हुई है। I am a PCO patient. I used to think कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है. So मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी blessing है, because I see every day I come and see कितने patients struggle कर रहे हैं. तो what's your best way to connect with your daughters? Studies. So बहुत लोगों को सुन के अजीब लगेगा, बट ऐसे देखो अपन इतना भागा दौड़ की जिंदगी है, we keep roaming around, पूरे टाइम बिजी, घर आए तो फिर घर के भी काम होते हैं पीछे से, तो मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ बांध ली है कि भाई इनकी पढ़ाई मुझे देखना है। तो पढ़ाई क्यों देखना है? क्योंकि मुझे खुद भी उनके साथ पढ़ के अच्छा तो लगता ही है, एक वो कनेक्ट वापस आ जाता है जो बचपन में बुक से प्यार था। पर साथ में जब हम बैठते हैं और हम पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी बातें भी निकलती हैं, अपनी बातें भी निकलती हैं, आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हो, क्योंकि वो एक कंपल्शन है कि भाई एग्जाम आ गए तो बैठना ही पड़ेगा। टास्क की तरह आ जाएगा तो कर लेते हैं। हाँ। वरना चलो मूवी दिखा लाए, डिनर करा लाए, वो सब चलता रहता है, पर आप उसमें कितना टाइम दे पाओगे? पर अगर आप एक नियम बना लो कि चलो बुक्स के थ्रू कनेक्ट करें, तो आई थिंक माई डॉटर्स दे लव टू स्टडी विथ मी। डांट पड़ती है कई बार, पर एग्जाम आए तो मम्मा एक बार देख लो, बड़ी तो खैर बड़ी हो गई है, तो अब तो 10th में आ गई है वो, बट दैट वाज माय वे ऑफ कनेक्ट, एंड आई थिंक इट इज अ नाइस वे टू कनेक्ट। ट्रू। आप जो ट्यूशन डाल रहे हो उससे अच्छा आप देख लो ना यार, आप पढ़े लिखे किस लिए हो? हाँ। आपने अगर ऐसे ही तो बोलते थे इफ ए वुमन इज एजुकेटेड तो आपकी जनरेशन पे फर्क पड़ेगा। तो आपके पेरेंट्स ने आपको इस लायक बनाया, तो व्हाई नॉट ट्रांसमिट इट? और कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होंगे आपसे कि यार मेरी मदर अगर अब देखो आजकल तो जनरेशन वो किस चीज से क्या करते हैं वो बात की बात है, पर अपन ये हम अपना प्रयास कर सकते हैं, हम अपना प्रयास कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट वे। ट्रू, मैंने भी इसको 1.5-2 साल से एक्सपीरियंस करा है। जब मैंने खुद के लिए और फैमिली के लिए थोड़ा ज़्यादा समय निकाला है, तो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा कि मैं बेटी को पढ़ाती हूँ और वो एक बड़ा अच्छा टाइम होता है, और डेफिनेटली हाँ उसकी पढ़ाई इम्प्रूव हुई है उससे। आई एग्री विद 100%। इट एड्स जो, क्योंकि उनको वो जो ट्यूशन टीचर कराएगी वो नहीं कुछ है, एक जो इमोशनल कनेक्ट भी अपना डेवलप होता है ना, वो हमारा ही हो सकता है। बच्चे फिर आ जाते हैं अपने पास, मम्मा एग्जाम आ रहे हैं। अब मदर्स डे पर हम बात कर रहे हैं, एंड मैंने देखा कि आपका गला भराता है जब भी आप अपनी माँ के बारे में बोलते हो। तो डेफिनेटली जिन्होंने आपको डॉक्टर बनाने का सपना देखा, अगर आज वो होती, डॉक्टर अमीता को देख रही होती, तो क्या सोच रही होती? शायद खुशी हो रही होती, एंड जैसा मैंने कहा उनका मैनिफेस्टेशन केम ट्रू, तो आई थिंक शी वुड बी मोर देन हैप्पी कि जो वो चाहती थी वो मैंने अचीव कर लिया। इससे बेटर तो कुछ और हो नहीं सकता है। नहीं, और आपकी मम्मी जहाँ कहीं भी होंगी वो ये देख के डेफिनेटली बहुत खुश होंगी कि आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर के साथ बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग हैं, और दैट मेक्स यू अ बेटर डॉक्टर इन फैक्ट। एंड देन यू नो, अब आप जब बड़े होते हो, आप जब पढ़े होते हो, आप सोचते हो बस एक बार ये बन जाए फिर हम तो फ्री हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे, है ना? तो लेकिन ये पता है साइकिल ख़त्म नहीं होता, एक विशियस साइकिल है। आप बड़े होते हो तो आपके जो बड़े हैं वो और बड़े हो जाते हैं, फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जिनको आपको देखना है। एंड आई फील ब्लेस्ड अबाउट दैट ऑल्सो। यू नो, घर में एक डॉक्टर होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी पूरी जनरेशन, पूरी फैमिली, उनको कितना सपोर्ट सिस्टम है कि भाई अगर कुछ बीमार हुए हैं तो दे कैन गिव मी अ कॉल एनी टाइम। तो आज जो मम्मी ने एक सपना देखा था उसने हमारी पूरी फैमिली को बेनिफिट किया है। तो मैं तो इस बात से भी बहुत खुश हूँ, और वो भी इस बात से बहुत खुश होंगी कि इसको डॉक्टर बनाया तो बहुत अच्छा किया। आपका क्या सपना अपनी डॉटर्स को लेकर? वो जिस चीज़ में खुश रहे उन्हें वो करना चाहिए। आजकल खुशी कम हो गई है लोगों की ज़िंदगी से, तो मुझे लगता है हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइफ इज़ लाइक
रनिंग रनिंग रनिंग। हम बच्चे थे तो हमें पास कितना टाइम होता था गर्मियों में, दिन में बैठे हैं तो लेटे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, ताश खेल रहे हैं। आजकल क्योंकि मम्मियाँ वर्किंग हो गई हैं, बच्चे अपने नानी दादी के यहाँ नहीं जा पाते हैं, तो वो कजिन्स वाला कनेक्ट भी खत्म हो चुका है, सोशल मीडिया, एवरीथिंग। तो हैप्पीनेस, टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रू हैप्पीनेस is very important. So I want them to be happy, So whatever nice. they do. चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर हो जाए Yes. फटाफट से। That one moment when you cried as a doctor. Oh, many moments are there. ये खुशी के आंसू। बहुत बार। अच्छा, one thing that your daughters teach you. To let go. जाने दो मम्मा। हाँ, आपको जरूरत है सीखने। अच्छा, one myth you want to end today. Diet. हाँ। पोस्ट डिलीवरी जो डाइट वाला है, मतलब मेरी काउंसलिंग का पार्ट आधा हो जाएगा। हाँ, सब खाओ, मजे से खाओ, खुश रहो, एंड टॉर्चर मत करो, या फिर हस्बैंड को भी वही खिलाओ जो तुम वाइफ को खिला रहे हो। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन के हस्बैंड के लिए एडवाइस? टू टेक केयर ऑफ हर, लिसन टू हर, एंड डोंट गो बाय द सोशल थिंग्स, क्योंकि कई बार आसपास वाले सबसे बड़े डॉक्टर्स होते हैं जो नई नई चीजें सिखा रहे होते हैं। So you have to listen to the doctor and do what she is saying for your wife. One health habit जो लड़कियों को ऐसे टीन एज में स्टार्ट कर देनी चाहिए? Good diet and little exercise. Little 10-15 minutes of exercise per day is also enough. क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है। अब देखो हमारी एज में आते आते रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हो जाती हैं। सो इफ यू स्टार्ट अर्ली, वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी, हैबिट बन जाती है। अच्छा, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होता? जज। Yes. My entire family is of lawyers. तो शायद लॉ ही करा होता, लॉ पे तो रुकती नहीं, तो जज बनती। पढ़ाई का शौक तो था ही। अच्छा, डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन का जवाब कैसे देते हैं? डिस्कस कर चुके हैं, ओनली फुल टाइम पे ही इस बारे में बात की जा सकती है, एंड दैट टू इसका कोई जवाब नहीं। जब तक बेबी बाहर ना आ जाए नॉर्मल में, तब तक कोई गारंटी नहीं है कि इट विल बी ए नॉर्मल और सी सेक्शन। एक और सवाल, आपको तो पता होता है ना लड़की है या लड़का? ओह नो। ओहो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं मैडम, आपको तो पता ही होगा आपको तो। सो आई वांट टू टेल दिस, हम भी वैसे ही पेशेंट को देख रहे हैं जैसे आप देख रही हो। अभी एक पेशेंट आती है, तो मैंने भी उसको वैसे ही देखा जैसे आपने देखा। वी डोंट हैव एक्सरे आईज और सोनोग्राफिक आईज कि हमको दिख जाता है, पिक्चर्स में भी नहीं दिखता है सोनोग्राफी की। इट इज ओनली एंड ओनली द रेडियोलॉजिस्ट, जो सोनोग्राफी वाला डॉक्टर है, हु नोज व्हाट इट इज। वो भी कई बार नहीं नोटिस किया तो नहीं नोटिस किया। अच्छा। अब दिख गया तो ठीक है कि क्या है, कोई ध्यान नहीं देता इस चीज पे। तो गायनेक को तो बिल्कुल नहीं पता होता है, पूछना मत आज के बाद। पुराने जमाने में पेट देख के बता देते थे लोग, अभी भी बताते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग वैसी नहीं हुई है। सच में अभी भी बता देते हैं, पता कि इनका पेट ऐसा है तो इनको बेटा होगा, इसके तो लड़की होगी। आई डोंट नो हाउ दे डू दैट। इट इज ऑल्सो अ मिथ आई वांट टू एंड राइट अवे, कि डॉक्टर को पता है नहीं, कि गायनेक को पता है कि लड़का है या लड़की। गायनेक को पता नहीं होता है, आज के बाद मत पूछेगा। तो ऑन दिस मदर्स डे, वन मैसेज फॉर एवरी मदर? अवॉइड गिल्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल वही करियर और मदरहुड बैलेंस करने में बहुत बार माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है हम अपना काम कर रहे हैं, और फिर वो दूसरी मदर से कंपेयर कर रही होती है जो वर्किंग नहीं है, तो वो 4 क्लासेस ले जा रही हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रही हैं। तो आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से देखनी है, आपकी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसने 4 क्लासेस करा दी, मैं नहीं करा पाई। आपके बच्चे के लिए और आपके लिए क्या बेस्ट है वो आप जानती हैं। तो गिल्ट में बिल्कुल नहीं रहना है, एंड यू हैव टू लेट गो ए फ्यू थिंग्स। कभी कुछ गलती हो भी जाए, कुछ छूट भी गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ डजंट स्टॉप हियर, देयर आर मेनी थिंग्स। सो यू हैव टू स्टे हैप्पी। आप जितना खुश रहेंगी, आपके बच्चे भी आपसे खुशी सीखेंगे। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, वन मैसेज हर उस माँ के लिए जो इस वक्त आपको सुन रही है? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। करियर, बच्चे, हस्बैंड, घर के काम, ये सब चलते रहेंगे, पर आपकी तबीयत खराब हो गई तो सब हर चीज़ सफ़र करेगी। एंड इंडियन women आर दोज who least take care of themselves, who do not think about themselves. तो आपको अपनी हेल्थ प्रायोरिटी रखना है, गिल्ट में नहीं आना है। कभी अगर मान लो बच्चों पे नहीं भी ध्यान दे पाए तो चलेगा, कभी करियर में कुछ चीज़ें छूट गई तो चलेगा। गिल्ट बिल्कुल ना करें, किसी से कंपेयर ना करें खुद को कि भाई जो नॉन वर्किंग है वो बच्चों को 4 क्लासेस ले जा रही हैं, तो उसमें भी टेंशन में ना आए। और एक टाइम सेट करें किसी भी तरह से। कई बार फीमेल्स बोलती है अरे हम दिन भर इतना भागते हैं, पर वो दिन भर का भागना आपकी
एक्सरसाइज नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए आप नहीं भाग रहे हो, वो स्ट्रेसफुल भागा दौड़ी है, तो आपको नॉट मोर देन 20-25 मिनट्स इट इज़ इनफ। और फिर डाइट, प्रोटीन इंटेक हमारी डाइट में बहुत ही कम है, तो प्रोटीन नट्स के फॉर्म में जा सकता है, चने हैं, सत्तू है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इजी टू ईट है, आपको बनाना नहीं पड़ेंगी, है ना। तो आप ऐसी चीज़ें चुन लें कि भाई ये प्रोटीन के फॉर्म में मैं खाऊंगी ही खाऊंगी, और आपको कोई नहीं आके पूछने वाला है ना। आप बच्चे पूछेंगे कि मम्मा आपने प्रोटीन खाया, हस्बैंड खुद भी बिजी है, वो कैसे पूछेगा आके, nobody will ask you, you are the one responsible for yourself. So diet and exercise, keep it also your priority along with your career and kids. It is equal priority, especially for females who are 30 plus 35 plus, क्योंकि एक बार आपका डिटेरियोरेशन शुरू हो गया फिर वो कवर अप नहीं हो पाता है। आई मेट अ फीमेल यस्टरडे, हस्बैंड वेल सेट है, बच्चे कॉलेज चले गए हैं, शी इज़ ओवर वेट नाउ, एंड आई वाज लाइक तो क्या प्रॉब्लम है? शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज उसकी रिपोर्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मन ही नहीं करता है मेरा अब एक्सरसाइज करने का, क्योंकि कोई मोटिव ही नहीं है। तो आपको अप सेल्फ लव जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ लव का मतलब पार्टिंग नहीं है, पर हाँ, सेल्फ लव को लोग ना सेल्फिश होने से कनेक्ट कर लेते हैं। इट्स नॉट दैट। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। हाँ, अच्छा लगता है पर आपकी हेल्थ को देखते हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करो, डाइट करो, बच्चों को भी देखो, और कुछ छूट जाए तो गिल्ट में मत आओ, चलता है, लेट गो। लाइफ डजंट स्टॉप लाइक दैट। ट्रू। तो थैंक यू डॉक्टर अमिता, आप जिस तरह से बहुत सारी खुशियाँ बहुत से परिवारों को दे रही है वो देते रहिए, आपकी ये मुस्कान हमेशा बनी रहे। एंड विद दिस गुड मैसेज ऑन दिस मदर्स डे, वी वांट एवरी मदर टू बी हैप्पी, टू लव योरसेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद से प्यार करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके आसपास के लोग भी आपसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। जब खुद को वैल्यू देंगी तो देखेंगी कि वो भी आपकी ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। उनके पसंद का खाना रोज़ बनाती हैं, एक दिन अपने पसंद का भी बनाइए, और सबसे कहिए कि आज मेरे पसंद वाला खाना बनाए और वो ही खाइए। सो गिव सम मोर इम्पोर्टेंस टू योरसेल्फ, एंड आप खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। हैप्पी मदर्स डे।